हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2023 का पेपर 1, जिसके आप लोगों के 15 मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9 जनवरी 2023 के पेपर को डिस्कस किया था। तो ये हम लोगों का पेपर 1 है, यानी प्राइमरी लेवल का पेपर है। और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF यानी कि मासा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसके बराबर होगी। तो 15 से 30 तक 5 के गुणज अगर बोले जाए तो 15 आएगा, फिर 15 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 25 आएगा और 25 के बाद 30 आएगा। यानी 15 से लेकर के 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। या हम लोग पहाड़ा कह सकते हैं, 5 या 15, 5 को 20, 55 25, 5 छक्का 30। तो 30 तक की बोल रहा था, तो 15, 20 और 25 और 30 हो गए के गुणजों का योगफल, यानी इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के पे क्या आएगा, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 3 8, यानी जो गुणजों का योगफल आ गया वो हमारा 80 आ गया। अब कह रहा है 24 और 40 का लासा, तो 24 के गुणनखंड कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24। अब 40 के गुणनखंड इसी तरीके से कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40। तो ये हम लोगों के 40 के गुणनखंड आ गए, ये 24 के आ गए। अब HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वही हमारा HCF होता है। तो एक बार 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है तीनों में, तो हमारा जो HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, दूनी 8 हमारा HCF हो जाएगा। अब हम लोगों को HCF पता चल गया, और इसके अलावा हमारा जो क्या बोलते हैं 5 के गुणजों का योगफल भी पता चल गया। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होती है। तो 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल हमारा कितना आया, 80 आया। फिर 24 और 40 का HCF कितना आया, 8 आया। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या आई, 2 आई। तो यही चीज हम लोगों को दे रखी थी। अब हम लोगों को इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों को निकालनी है। तो यहां पर देख लेते हैं, 5 5 10, 3 2 5, 2 7 और 1 8, 1 9। सर ये जो योग होगा ये आप लोगों का 90 होगा। तो 90 प्लस 8 माइनस 2, तो 90 और 8 98 हो गया। 98 माइनस 2 यानी 96 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल कह रहा था, तो 5 के जो गुणज हो गए वो 15 20 25 और 30 हो गए। इनका योगफल निकाला तो 90 आ गया। 24 और 40 का HCF निकाला, वो 8 आ गया। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं गुणनखंड कर पा रहे हैं तो इस टाइप से भी कर सकते हो, 2 से काटा 12, फिर 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। तो 2 इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को इजी रखे उससे आप लोग कर सकते हैं। तो मासा हम लोगों ने निकाल लिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 90 प्लस 8 माइनस 2, इसको सॉल्व किया तो 96 आ गया। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 6, इसको हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं 6.0। नेक्स्ट है 0.6, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो आप लोग ऐड करो उससे कोई भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है 0.06, फिर है 0.006। अब इनका योग, क्योंकि प्लस का साइन है तो 6 6 6.6, तो 6.666 आया। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी 6.666 में क्या जोड़ा जाए। हम लोग मान ले प्लस x जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। तो इसमें मान लिया हमने x जोड़ा तो संख्या 7 प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू 7 माइनस 6.666। तो 7 में से 6.666 घटाएंगे, हम लोग यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। 1 2 3 हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आप लोग कितने भी जीरो ऐड करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 नहीं जाता, एलसीएम लिया, 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, इधर 0। तो माइनस करने पे हमारा आ गया 0.334। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले जो भी संख्याएं दी थी 6.0 0.6 0.06 0.006 सबको ऐड कर दिया। फिर कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने मान लिया x जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए, तो बराबर 7 हो गया। 7 माइनस 6.666, तो x बराबर 0.334, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। तो क्रमागत सम संख्या हमने मान ली पहली x है,
अब सम संख्या कह रहा है, इसलिए इसमें अगली जो संख्या होगी वो x+2 होगी, अगली संख्या x+4 होगी, अगली संख्या x+6 होगी, और नेक्स्ट जो संख्या है वो हमारी x+8 होगी। तो ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी सम संख्याएं, और इनका जो योगफल हम लोगों को दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 60। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी 5x हो गया, ये हमारा हो गया 4 2 6 6 12 और 8 20, 5x + 20 बराबर 60। तो 5x बराबर हो गया 60 - 20, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर हो गया 40। तो x बराबर हो गया 40/5 यानी कि 8। तो x की वैल्यू हमारी पता चल गई 8। अब क्वेश्चन में क्या करा है, अगली दो सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए, यानी लास्ट जो थी हमारी x+8 थी, तो अगली क्या संख्या होगी, x+10 होगी, अगली क्या होगी, x+12 होगी। तो x+10 अगर करें तो x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके 8, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18। x की वैल्यू यहां पर 8 रखेंगे तो 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि पहले जो संख्या का योगफल था 60, अब उसमें दो संख्याएं जो हमारी आई हैं 60 + 1 आई है 18, एक आई है 20, इनको जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होगा, तो 60 + 18 + 20 कर देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 8, 6 1 7 2 9, 98 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने संख्याएं मान ली, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, इनका योगफल 60 दिया है। सब x को जोड़ा तो 5x हो गया, ये संख्याएं जोड़ी तो 20 हो गया बराबर 60, तो 5x बराबर 60 - 20 हो गया, तो 5x बराबर 40 हो गया, x बराबर 40/5 हो गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो x की वैल्यू 8 आ गई, यानी जो आखिरी संख्या हमने मानी थी x+8, यानी आखिरी संख्या हमारी थी 16। तो 16 के बाद अगली संख्या हमारी हो जाएगी 18, 18 के बाद अगली संख्या हो जाएगी 20। तो कह रहा अगली दो सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए, तो पहले योगफल 60 था, अब उसमें 18 भी जोड़ा गया, 20 भी जोड़ा गया, तो अब योगफल कितना हो गया, 98 हो गया। नेक्स्ट है स्केल, पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6 10 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार 3 वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो ये भी जो भी आप लोगों को पैकेटों की मात्रा उपलब्ध है 6 10 और 12, इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 5 2 3 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, 5 3 1 3। अब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 और 1। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो एलसीएम हो गया 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा आ गया 60। अब कह रहा है यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्केल की संख्या। तो समान मात्रा में निकालने के लिए जो हमारा एलसीएम आया है 60, इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारी स्केल की संख्या थी 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 × 60 यानी 10। तो स्केल के जो पैकेट खरीदने होंगे वो 10। इसी तरीके से अब पेंसिल, तो पेंसिल 60 हमारा एलसीएम है, पेंसिल के पैकेट थे 10, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 छक्का 60, 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से रबड़ यानी कि इरेजर की बात की जाए तो टोटल तो हमारी 60 है, उसमें से पैकेट जो है 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 10 6 और 5 ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है। जो आप लोगों का एलसीएम आएगा और जो पैकेटों की संख्या आएगी उनको आप लोग एक एक करके डिवाइड कर देंगे और आप लोगों के जो समान मात्रा में जो पैकेट खरीदने हैं वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम आया था 60, फिर 6 से डिवाइड किया, 10 से किया, 12 से किया, यानी 10 6 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी मां ने 300 रुपए दिए, तो जो रुपए दिए वो 300 दिए। अब आगे है उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को यानी ब्रदर को दी, 1/4, 300 का 1/4 उसने अपने भाई को दी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 28 बचा 2 4 5 20, 75 रुपए उसने अपने भाई को दिए और बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को। तो सिस्टर की बात की जाए तो बची हुई राशि यानी 300 थे, 300 में उसने 75 रुपए अपने भाई को दे दिए। अब कितनी राशि बची, तो 300 में से 75 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 रुपए। अब 225 का उसने जो है
एक तिहाई अपनी छोटी बहन को दिया, तो एक तिहाई निकालेंगे इसका, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पचे 15, तो ये हमारा आ जाएगा 75 रुपए। यानी 75 रुपए उसने अपने भाई को दिए, 75 रुपए अपनी बहन को दिए, बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी? तो उसने 75 अपने भाई को दिए, 75 अपनी बहन को दिए, तो टोटल उसने कितने रुपए दिए? 75 प्लस 75 यानी 150 रुपए उसने भाई और बहन को दे दिए। अब उसके पास धनराशि थी 300 की, 300 में से उसने 150 रुपए अपने भाई बहन को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? तो 300 माइनस 150 यानी कि 150 रुपए आ जाएगा। तो 150 रुपए अब शिवानी के पास शेष बचे हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या था, शिवानी की मां ने 300 रुपए दिए थे, तो 300 का 1/4 उसने अपने भाई को दिया, यानी 300 का 1/4 निकाला तो 75 आया। फिर बची हुई धनराशि यानी 300 में से 75 रुपए वो दे चुकी है, अब धनराशि कितनी बची है? 225 रुपए बची है। अब 225 का 1/3 अपनी बहन को दिया, यानी 75 रुपए उसने अपनी बहन को दिया, 75 भाई को दिया, 75 बहन को दिया, यानी 150 रुपए उसने जो है भाई और बहन को मिला के दिए। टोटल उसके पास धनराशि 300 थी, 150 रुपए वो दे चुकी है, यानी 150 रुपए उसके पास शेष बचे हैं। तो उसने जो शिवानी के पास शेष धनराशि है वो 150 रुपए की है। नेक्स्ट है दूध, इसकी मात्रा दी है 50 रुपए प्रति लीटर। दही की मात्रा, दही का मूल्य दिया है, आम का मूल्य दिया है, केले का मूल्य दिया है, और इधर मात्रा दी है कि कितना कितना राघव को खरीदना है। तो 50 रुपए प्रति लीटर की मात्रा से उसे 1 लीटर दूध खरीदना है, यानी दूध जो है वो हमारा हो जाएगा 50 रुपए का, क्योंकि 1 लीटर खरीदना है और 1 लीटर 50 रुपए का मिल रहा है, तो दूध की मात्रा हमें 50 पता चल गई। अब दही की मात्रा हम लोग दही का कितने रुपए का लिया ये निकाल लेंगे। तो 80 रुपए प्रति केजी, यानी 80 रुपए में 1 किलोग्राम मिल रहा है, लेकिन उसे लेना सिर्फ 250 ग्राम है, यानी कि 1/4 लेना है उसको। इसको आप लोग इजिली निकाल सकते हैं डेली लाइफ से आप लोग कनेक्ट करके, यानी 250 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का 1/4 होता है। अगर 80 रुपए में 1 किलोग्राम है तो 1/4 यानी 20 रुपए में हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जो दही का मूल्य है वो 20 रुपए आ गया। फिर है आम, तो आम का जो मूल्य है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। खरीददाता कितना है? 1 सही 1/2, यानी इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 केजी खरीदना है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 60, अब 30 तिया 90 आ गया। तो अब आम का भी मूल्य पता चल गया। अब केला 4 रुपए का 1 केला है और आधा दर्जन खरीदने हैं, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो आधा दर्जन में कितना हो जाएगा? 6 केले हो जाएंगे। इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 केले का मूल्य 4 रुपए है, तो 6 केले का मूल्य कितना होगा? तो 1 का अगर 4 है तो 6 का ज्यादा होगा, यानी 4 गुणे 6 होगा, तो 24 रुपए हो जाएगा। अब हमें दूध का मूल्य पता चल गया, दही का पता चल गया, आम का पता चल गया और केले का पता चल गया। इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, 50 20 70, 70 और 90 160, 160 और 24 184, तो 184 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने थे? 190 रुपए थे, खर्च कितने कर दिए? 184 कर दिए। अब हमें बताना है, यानी 6 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। यहां पर हम लोग +6 कर दें, 6 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। अब उसके पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है, तो गलत हो गया, क्योंकि पूरी धनराशि नहीं है। 106 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा है, उसके पास 6 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो गलत है, क्योंकि उसके पास 6 रुपए ज्यादा है ना कि कम है। नेक्स्ट है उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। उसके पास 4 रुपए शेष बचेंगे, तो ये भी नहीं, क्योंकि उसके पास 6 रुपए शेष बच रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं 75 ग्राम दही खरीद सकता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दही जो है 80 रुपए में मिल रहा था, कितना? 1 केजी, या हम लोग कह सकते हैं इसको 1000 ग्राम। 80 तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? कम मिलेगा, यानी 1000 बटे 80, और हमको चाहिए कितना है? 6 रुपए में, तो 6 में हम लोगों को ज्यादा चाहिए होगा, यानी 1000 बटे 80 गुणे 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, फिर ये 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 गुणे 3, यानी 25 गुणे 3 हो जाएगा हमारा 75 ग्राम। तो इस क्वेश्चन जो हमसे ये स्टेटमेंट कह रहा था कि 75 ग्राम खरीद सकता है, तो बिल्कुल सही है। बाकी इजिली आप लोग कर सकते हैं कि ये इसमें 75 ग्राम कह रहा था, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, बाकी 3 देख लिए। जब बाकी 3 गलत हो गए, ये वाला हमारा अपने आप सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, हम लोगों ने बात की थी। तो 90 डिग्री के 3 कोण, यानी 3 समकोण, 3 गुणे 90,
तो 9 तिया 27, 270 डिग्री होगा, जबकि 300 दिया है यानी ये गलत हो गया। 3 सही 1/2 यानी इसको सामान्य भिन्न में पहले करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7/2 समकोण यानी 90 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 90, 45 बचेगा, तो 7 बचे 35, 7 चुको 28 और 3 31, 315, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। 315, 3 सही 1/2 समकोण में 315 डिग्री होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आप लोग देख सकते हैं, 2 समकोण यानी 2 × 90, तो 180 आना चाहिए था, जबकि 190 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आप लोग देख सकते हैं अपना करके, ये भी आप लोगों का गलत होगा क्योंकि ये हम लोगों को सही मिल चुका है। 3 सही 1/2 यानी 7/2 समकोण में 315 डिग्री होगा, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। तो जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती। तो समकोण त्रिभुज को समझने के लिए क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर के बराबर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब भी समकोण त्रिभुज दिया होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको अगर हम लोग मान ले 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, क्योंकि 17 कर्ण हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा हमारी यहां पर 17 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 264, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। इसी तरीके से 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, बराबर 289। तो ये 289 बराबर 289 आ गया, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 10 सबसे बड़ी भुजा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर 100, यानी कि ये भी हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। ये वाला भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। हमसे पूछा है कौन सी लंबाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, बराबर 36, यानी 41 और 36 बराबर नहीं आया, तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं नहीं हो सकती वो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी चौथा भी आप लोग देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी ये वाली भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो जो नहीं हो सकती वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज करके देख लिया। थर्ड जो ऑप्शन था उसमें हमारा जो नंबर्स थे वो नहीं मैच कर रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो थर्ड वाला सही हो गया। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममित है। तो घूर्णन सममित क्या होती है, जब किसी जो कोई भी मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही, जब हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। तो जब भी हम लोग दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो घुमाने पर सेम वही आकृति मिल जाए तो वहां पर घूर्णन सममित होगी। तो ऐसे कौन कौन से हमारे होते हैं हम लोग देख सकते हैं, जैसे एच है, तो एच को अगर हम लोग 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो भी पूरा हमें एच ही मिलेगा, या 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो भी हमें एच मिलेगा। इसके अलावा आई है, तो आई को घुमाने पे हमें सेम आकृति मिलेगी। इसके अलावा एन है, इसके अलावा ओ है, इसके अलावा एस है और एक्स है और जेड है। अगर इन सबको दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो हम लोगों को सेम आकृति मिल जाएगी, और जब भी हम लोगों को दक्षिणावर्त घुमाने में सेम आकृति मिलेगी यानी कि उसमें घूर्णन सममित होगी। तो ऐसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस अक्षरों में घूर्णन सममित है तो भी आप लोग याद रख सकते हैं, एच आई एन ओ एस एक्स और जेड में घूर्णन सममित पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों को 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से काट लिया गया। यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से हम लोगों का देख सकते हैं, एक आयत है मान लो ऐसे, तो इसकी जो लंबाई दी है वो 12 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, जैसे कि यहां से एक काट लिया, यहां से एक काट लिया,
इसी तरीके से यहाँ से काट दिया और इसी तरीके से यहाँ से काट दिया। इन सब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है क्योंकि ये वर्ग हैं, तो ये सब जो है 3 सेंटीमीटर के हैं। तो हमसे पूछ रहा है जो बचा हुआ आकृति है, ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पूरा क्षेत्रफल पता हो और इन जो वर्ग के जो काटे गए हैं इनका क्षेत्रफल पता हो, दोनों को माइनस कर देंगे तो बची शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 12 पता है, चौड़ाई 8 पता है, 12 8 96 हो जाएगा। मात्रक हमारा क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार शीट का, पूरी शीट का क्षेत्रफल आ गया। ये पूरा जितना भी है हमारा पूरा क्षेत्रफल आ गया। अगर सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, तो जो वर्गाकार जो काटा गया है, यानी वर्गाकार हम लोग लिख देते हैं, वर्गाकार जो भी भुजा के वर्ग काटे गए हैं उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो एक जो है कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर का दिया है, तो भुजा में दी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जो है इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, क्योंकि हर कोने से काटे जा रहे हैं, चारों कोने से। तो अगर एक का 9 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 9 गुणे 4, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल हमारा था 96, उसमें से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर काट लिया गया, तो बचा क्षेत्रफल कितना बचा, तो बचा हुआ क्षेत्रफल 96 था टोटल, उसमें से 36 जो है काट लिया गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमें पूरे आयत का हम लोगों ने निकाल लिया, 12 गुणे 8, यानी आयत का जो भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चारों कोने से वर्ग काटे गए हैं, तो वर्ग का जो क्षेत्र भुजा दी गई है वो 3 दी गई है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया वो 9 आ गया। एक कोने का 9 है तो चारों कोने का 9 गुणे 4 36 हो गया। टोटल 96 था, उसमें से 36 काट लिया गया, तो कितना बचा, 96 माइनस 36, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 पर पहुंचती है, यानी 6:40 पर चलती है और 21:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19:10 बजे चलती है और अगले दिन 10:50 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। अब किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया और कितना अधिक समय लिया, ये हम लोगों को बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वो कितने बजे पहुंचती है, सबसे पहले रेलगाड़ी पी की बात की जाए तो 21:30 पर वो जो है पहुंचती है और चलती कितने पे थी, 6:40 पर चल रही थी। तो 21:30 में से 6:40 हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां पर हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। तो यहां पर 30 में से 40 माइनस नहीं होगा, तो सेम हम लोग एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर तो 20 हो जाएगा, 21 की जगह 20। अब यहां से 1 घंटा एलसीएम लिया है, इधर आएगा तो मिनट में हो जाएगा, तो इधर हमारा कितने मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 घंटे 90 मिनट। ये कितना था, 6 घंटा 40 मिनट। अब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 9 में से 4 गया 5 और 20 में से 6 गया 14 घंटा 50 मिनट। तो रेलगाड़ी पी के द्वारा जो लिया गया समय है वो 14 घंटे 50 मिनट का समय है। अब इसी तरीके से हम लोग रेलगाड़ी क्यू का समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी क्यू का क्या है, 19:10 बजे चलती है और 10:50 पर पहुंचती है। तो 10:50 पर पहुंचती है, चलती कितने पे है, 19:10 पे। अब अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 10 है, यहां पर 19 है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 24 घंटे ऐड कर देते हैं, क्योंकि पूरी घड़ी का टाइम जो है वो 24 घंटे होता है। तो जब 24 ऐड करेंगे तो ये 24 10 34 हो जाएगा, 34 घंटे 50 मिनट और यहां पर हो जाएगा 19 घंटे 10 मिनट। अब हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, 50 में से 10 गया 40 और इधर से हम लोग माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15 घंटे 40 मिनट का समय जो है वो क्यू ट्रेन के द्वारा लिया गया और 14 घंटे 50 मिनट का समय पी ट्रेन के द्वारा लिया गया। अब कह रहा है किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया, क्यू रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया, यानी इन दोनों में से हम लोगों का कोई भी ऑप्शन सही होगा। अब कितना अधिक समय लिया, तो इसको लिए फिर से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, 15 40 में से
हम लोग 50 को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब 40 में से 50 जाएगा नहीं, फिर सेम वही चीज करेंगे। यहाँ पर 15 घंटे हैं तो हासिल लेंगे तो 14 घंटे बचेंगे। चूंकि 1 घंटा इधर हासिल जाएगा तो 60 इधर आ जाएगा, मिनट में चेंज होगा तो 60 ये 100 हो जाएगा। 14 घंटे 100 मिनट, ये है 14 घंटे 50 मिनट। माइनस कर देंगे तो 100 में से 50 गया 50 और 14 में से 0 गया, 14 में से 14 गया 0, यानी 0 घंटे 50 मिनट, यानी क्यू द्वारा लिया गया समय जो है वो 50 मिनट अधिक समय लिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 21:30 बजे पहुंच रही थी, 6:40 पे चल रही थी, सीधे सीधे माइनस किया। माइनस नहीं हो रहा था इसलिए हम लोगों ने एलसीएम लिया। इधर घंटा होता है, इधर मिनट होता है, तो 1 घंटा जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो इधर मिनट में हो गया। तो यहाँ तो 20 बचा और यहाँ 60 का एलसीएम हो गया, 60 और 30 90 हो गया, माइनस किया तो 14 घंटे 50 मिनट का समय रेलगाड़ी पी ने लिया। सेम इसी तरीके से रेलगाड़ी क्यू 10:50 पर पहुंच रही थी, 19:10 पे चल रही थी। अब ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा 24 घंटे की उसमें है और ये हमारा 12 घंटे वाले में है, इसलिए हम लोगों ने इसे 24 घंटे में चेंज करने के लिए 24 ऐड किया, माइनस किया तो 15 घंटे 40 मिनट आ गया। अब इसके द्वारा लिया गया समय 14 घंटे 50 मिनट था, इसके द्वारा लिया गया समय 15 घंटे 40 मिनट था। अब कितना अधिक समय लिया गया था, तो दोनों को हम लोगों ने माइनस किया। जब दोनों को माइनस किया फिर सेम वही चीज आ रही थी कि माइनस नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने 1 घंटा जो है वो हासिल लिया। तो इधर तो 14 बचा, इधर हमारा 60 ऐड हो गया, 60 40 100 हो गया, घटाया तो 50 मिनट अधिक समय लिया रेलगाड़ी क्यू ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, एक सप्ताह में उस पथ की कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। तो बात की जाए 3 चक्कर लगाता है और प्रतिदिन एक सप्ताह में यानी 7 दिन दौड़ता है, तो 7 दिन दौड़ता है, टोटल कितने 21 चक्कर लगाता है। तो चक्रों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली, एक दिन में 3 चक्कर तो 7 दिन में 21 चक्कर। अब 400 मीटर लंबे जो वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है यानी दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। जो वृत्ताकार पथ है उसकी लंबाई 400 है, चक्कर लगा रहा है 21, यानी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8400 मीटर। क्योंकि ये हमारा मीटर में दिया गया है तो हमारा जो दूरी आई वो 8400 मीटर आई। हमसे किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है, तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 8400 मीटर में कितने होंगे, 8400/1000 किलोमीटर। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें 3 कह रहा था, प्रतिदिन 3 चक्कर लगा रहा है और सप्ताह के 7 दिन चक्कर लगाता है, यानी 3 × 7 21 चक्कर लगाता है। दूरी जो है 400 मीटर एक चक्कर में तय करता है, तो 21 चक्कर में 400 × 21 यानी 8400 मीटर तय करेगा। अब ये मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो 8400/1000, तो 8400/1000 होता है 8.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, तो ये 1 1 फिर 4 8। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। सेम यही चीज 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। बीच में क्या है, A B C D, अब नेक्स्ट आ जाएगा E। तो 25E 125 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो पहली संख्या थी उसका वर्ग, आखिरी संख्या थी उसका क्यूब हो रहा था। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट, जैसा हम लोगों ने लास्ट जो पेपर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहां पर भी है। टोटल जो हम लोगों को दिए हैं 540 विद्यार्थी। अब कह रहा है इसके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120, 80, 70 और 90 है। अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो ये 0, 8 2 10 7, 17 9, 26 और 2 1 3, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री जो है हमको दिया है, 540 टोटल विद्यार्थियों ने मतदान किया, और चाहे हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री है वो 540 के बराबर होती है। तो 360 डिग्री अगर 540 के बराबर है तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी, 540/360 के बराबर होगी। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समूह बी के लिए। तो समूह बी में कितना था, 80 डिग्री था। तो अगर 1 डिग्री 540/360 के बराबर है तो 80 डिग्री किसके बराबर होगी, 540/360 × 80।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चाक 56, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 6 गुणे 20, तो 6 गुणे 20 कितना होता है, 120 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या था, टोटल हमारा 360 डिग्री था और जो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी थी 540 दी थी, तो 360 डिग्री 540 के बराबर हो गया, तो 1 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया 540 बटे 360 के बराबर हो गया। तो 80 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 80 डिग्री, क्योंकि हमें समूह बी के लिए पूछा था, समूह बी हमारा 80 डिग्री के बराबर था, तो 80 डिग्री 540 बटे 360 गुणे 80 यानी 120 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें योगेश, जोसेफ, विनीता और देविका के द्वारा प्राप्त अंग्रेजी और गणित के नंबर दिए गए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। तो जोसेफ की बात की जाए तो अंग्रेजी में तो अधिकतम मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी में से सबसे अधिकतम है। लेकिन गणित में न्यूनतम मिले हैं तो 68 मिले हैं, लेकिन इससे भी कम मिले हैं योगेश को। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि अंग्रेजी में तो सबसे अधिकतम मिले हैं लेकिन गणित में सबसे न्यूनतम नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं। तो देविका की बात की जाए तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं योगेश को दोनों में मिलाकर 72 प्लस 64। तो योगेश का हम लोग निकालेंगे 4 2 6, 7 6 13, 136 है टोटल। जोसेफ की बात करते हैं तो 75 प्लस 68, तो 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 143 है। नेक्स्ट है 69 प्लस 79, तो 9 9 18, 7 6 13, 1 14, 148। फिर देविका तो 73 प्लस 76, तो 6 3 9 और 7 7 14। कह रहा देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसके आए, देविका के आए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी भी देख लेते हैं। विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम मिले हैं, तो विनीता 3rd नंबर पे थी, इसको नहीं मिले क्योंकि देविका को मिले, इसलिए ये वाला तो हमारा गलत हो गया सीधे सीधे। योगेश को अंग्रेजी और गणित में दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले हैं। तो अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में सबसे न्यूनतम विनीता को मिले थे और योगेश को गणित में सबसे न्यूनतम मिले, यानी ये वाला भी गलत हो गया, केवल गणित में न्यूनतम मिले हैं, अंग्रेजी में नहीं मिले। जबकि देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर हमने देखा तो 149 अंक मिले हैं, जो कि सब में सबसे ज्यादा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ये जो पेपर था हमारा 10 जनवरी 2023 का जो पेपर 1 हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसके 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।